नमस्कार दोस्तों, हमारे ट्यूटोरियल में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल के आज के हम सीरीज में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। स्टोरेज डिवाइस का यह हमारा दूसरा क्लास है। इससे पहले के क्लास में हम मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के अनुक्रम क्या होते हैं और क्या ज़रूरत है कंप्यूटर मेमोरी का, इसके बारे में चर्चा किए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लें ताकि आज का क्लास आपको समझ में बेहतर तरीके से आए। फिर भी हम आपको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं कि मेमोरी क्या होता है। देखिए, मेमोरी का वास्तविक अर्थ होता है याददाश्त, अर्थात कंप्यूटर में अगर किसी भी चीज़ को अगर इसे स्टोर करना हो, लाइक हम इनपुट दे रहे हैं फिर हमें वो आउटपुट देगा, तो इस बीच में प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस करने के लिए हम जो इनपुट देंगे उसे कहीं ना कहीं अस्थाई या अस्थाई तौर पे स्टोर करके तो रखेगा। इसके लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत सारी मेमोरी इस रूप में काम में लिया जाता है। उन्हीं सब मेमोरी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। देखिए, टाइप्स ऑफ मेमोरी। पिछले क्लास में मेमोरी के बारे में हम लोग तो सब कुछ समझ लिए थे कि आज के क्लास में हम बेसिक शुरुआत करेंगे। मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है, अर्थात मेमोरी के कितने भाग होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी के दो भाग होते हैं। मुख्यतः मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। एक छात्र ने हमें कमेंट करके या मैसेज के माध्यम से हमें जानकारी दी या पूछने की प्रयास की कि मेमोरी को हम क्या कह सकते हैं कि दे आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। तो देखिए, बहुत सारे बुक हैं जो मेमोरी को अलग अलग नामों से अपने बुक में वो लिखे हैं कि मतलब मेमोरी को हम इसी नाम से भी जान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मेमोरी है, तो देखिए मुख्यतः मेमोरी को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब इसे आप वोलाटाइल के भी नाम से जान सकते हैं और नॉन वोलाटाइल के भी नाम से जान सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट अगर ये कहते हैं कि मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, इससे अच्छा है कि आप उसको ये कह सकते हैं कि मेमोरी के दो नेचर होते हैं, दो प्रकृति के मेमोरी हो सकते हैं, एक तो वोलाटाइल टाइप के और एक नॉन वोलाटाइल टाइप के, जो हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक उनका जो एक प्रॉब्लम होगा, जो उनका एक कन्फ्यूजन था, वो आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। तो मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। इंटरनल मेमोरी, इसी को हम लोग इंटरनल भी कहते हैं, मेन भी कहते हैं और प्राइमरी भी कहते हैं। अर्थात इसे हम तीन नाम से ज़्यादातर पुकारते हैं या जानते हैं। ज़्यादातर बुक में आपको इसी तीन नाम से इस मेमोरी के बारे में चर्चा किया गया। क्या क्या? तो इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। हिंदी में अगर समझिएगा तो इसे इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, मेन का होता है मुख्य और प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक मेमोरी। तो इसे आंतरिक मेमोरी भी कह सकते हैं, मुख्य मेमोरी भी कह सकते हैं और प्राथमिक मेमोरी भी कह सकते हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नल अथवा सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम बाहरी या द्वितीयक मेमोरी भी कह सकते हैं। बाईं तरफ आपको एक सीपीयू का डायग्राम दिख रहा होगा। अगर आप सीपीयू के बारे में भी नहीं समझे, सीधा मेरा वीडियो यहीं से देखना चालू किया, तो मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है के ट्यूटोरियल चैनल पे, या इस चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाइए या चैनल के नाम पे क्लिक कीजिए, समझ गए, वहाँ जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आप टॉपिक बाय टॉपिक सारी वीडियो बना हुआ एक बार देख लीजिएगा, तो वीडियो और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि हम इस जो टॉपिक आपको समझा रहे हैं, हम जैसे पिछले क्लास को समझाते आए हैं, जो मेरा पिछला वीडियो है उसी के आधार पे हम आपको अभी के क्लास को समझा रहे हैं। तो ऐसे आपको समझ में आएगा, चाहे आप पीछे देखें या नहीं देखें। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो पहले वाले वीडियो को भी एक बार जरूर देख लें। तो देखिए, हम आपको थोड़ा सा बैक लेके सीपीयू के बारे में समझाने के पहले एक बार फिर से प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सीपीयू जो है, उससे यहाँ पर अगर आप डायग्राम देख रहे होंगे तो देखिएगा कि सीपीयू को चलाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, यहाँ पे सीपीयू को के जो तीन पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और एमयू अर्थात मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे सीपीयू जो भी चीज़ों को प्रोसेस करेगा वो सारे चीज़ें मेन मेमोरी में होनी चाहिए। तो ये जो मेन मेमोरी है, ये ये मेन मेमोरी है क्या? यही आपका इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी, जिसमें हम रैम के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो
यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आया होगा मे भी कि दो मेमोरी की ज़रूरत क्यों पड़ा, इंटरनल और एक्सटर्नल की ज़रूरत क्यों पड़ा। ऐसे तो ये चीज़ आपको जब पूरा मेमोरी हम पढ़ा देंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर भी समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे दो मेमोरी बनाने का मेन पर्पस था, एक तो सीपीयू के लिए, दूसरा एक यूजर पर्पस से। डैट मीन्स इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक ऐसा मेमोरी बनाया गया जो सिर्फ प्रोसेस करने के हेल्प के नज़र से बनाया गया, जो सिर्फ सीपीयू को सपोर्ट करेगा कि भैया सीपीयू जो चीज़ प्रोसेस करेगा उसको सपोर्टिंग के लिए इंटरनल मेमोरी बनाया गया। ठीक है, उसमें भी एक मेमोरी और होता है रोम, जो बायोस मतलब कंप्यूटर के बेसिक स्टार्टिंग काम करने के लिए बनाया गया है, जो हम आगे रोम जब पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि मुख्य मेमोरी जो है वो सीपीयू को सपोर्टिंग के पर्पस से बनाया गया, अभी इतना ही समझिए। और एक्सटर्नल मेमोरी है या तो यूजर के पर्पस से बनाया गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी तौर पे परमानेंटली स्टोर करने के लिए एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी का निर्माण किया गया। इसका रीज़न क्या था, तो जब हम सेकेंडरी पढ़ेंगे तो हम आपको डिफरेंट बताएंगे इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी में क्या अंतर है, तो वहाँ समझाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि इंटरनल जो मेन मेमोरी है अगर उसका नेचर सेकेंडरी मेमोरी जैसा होता तो इतना महंगा हो जाता कि आम आदमी कंप्यूटर खरीद ही नहीं सकता, संभव ही नहीं हो पाता। इस वजह से बजट को ध्यान में भी रखते हुए और मेरा काम भी हो जाए तो हम एक्सटर्नल मेमोरी का निर्माण किया गया। ये हम लोग जो है कंप्यूटर में एक्सटर्नल मेमोरी का यूज किए, ये हम आगे आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। समझ गए, इंटरनल सीपीयू के सपोर्टिंग के लिए बनाया जाता है और एक्सटर्नल डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए निर्माण किया गया। आगे हम समझते हैं कि इंटरनल मेमोरी एक्चुअली में होता क्या, वास्तव में इसका काम क्या है और ये होता क्या है। तो देखिए टाइप्स ऑफ मेमोरी में आज हम समझते हैं प्राइमरी मेमोरी अर्थात प्राथमिक मेमोरी के बारे में, जिसे हम लोग इंटरनल और मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को कहा गया ये एक मेन मेमोरी और एक वोलाटाइल मेमोरी भी होता है। देखिए प्राइमरी मेमोरी में दो प्रकार के मेमोरी होते हैं, एक तो रैम और दूसरा रोम। तो जो रोम होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, लेकिन जो रैम होता है वो वोलाटाइल मेमोरी होता है। तो यहाँ पे जब हम वोलाटाइल मेमोरी की बात करें या कहीं भी किसी बुक में प्राइमरी मेमोरी के साथ वोलाटाइल मेमोरी शब्द की अगर चर्चा करें तो आप यकीन मानिए वहाँ पे रैम के ही बारे में चर्चाएं हो रही होती है। समझ गए, वहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना होता कि एक्चुअली में किसके बारे में बात हो रही है। तो वहाँ पे ज़्यादातर हम रैम के बारे में ही बात करते, अगर वोलाटाइल मेमोरी का यूज किया गया हो तो। सिर्फ मेमोरी शब्द का यूज है तो वहाँ पे रैम के भी बारे में बातें हो सकती है और रोम के बारे में भी बातें हो सकती है। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, कह रहा है दिस इज मेमोरी द पार्ट ऑफ द सीपीयू, ये मेमोरी सीपीयू का एक पार्ट होता है। सीपीयू का पार्ट कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि देखिए सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर के सारे प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी लेता है। तो सीपीयू का पार्ट कहने का मतलब हो गया कि इस मेमोरी को सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। ये याद रखिएगा, रैम को सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है, अर्थात अगर सीपीयू को कुछ भी ज़रूरत हो या कोई भी कमांड उसको भेजना हो या कोई भी रिक्वेस्ट करना हो तो रैम को डायरेक्ट कर सकता है। ये कैसे करता है ये हम आपको ओएस के क्लास में अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल ये समझिए सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट इसको एक्सेस किया जा सकता है। कई बार ये क्वेश्चंस में पूछ भी दिया जाता है कि व्हिच टाइप ऑफ मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू, तो वहाँ पे अगर प्राइमरी ऑप्शन में है सिर्फ तो प्राइमरी लगाएंगे, लेकिन प्राइमरी के साथ अगर रैम की चर्चा है तो पक्की सी बात है हमें रैम पे ही टिक लगाना होता है। समझ गए, कह रहा कि फ्रॉम वेयर द सीपीयू रिसीव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जो मुख्य मेमोरी होता है अर्थात ये जो हमारा प्राथमिक मेमोरी है, इसमें डेटा और निर्देशों को जो हम इनपुट देते हैं या जो हम इंस्ट्रक्शंस, जैसे हम गेम खेलने के दौरान कुछ भी निर्देश दे रहे हैं या हम इनपुट के दौरान कुछ भी डेटा दे रहे हैं तो उसको रिसीव करके रखना, अर्थात अपने पास रखना कि ताकि वो सीपीयू को दे सके कि भैया हमको यही चीज़ बोला है, फलां ने हमको यही चीज़ बोला है ये करने के लिए, मतलब इस इंस्ट्रक्शंस को बोला है कि आपको कमांड करना, इसको प्रोसेस करना, तो उसको अपने पास रखता है कौन, मुख्य मेमोरी, ताकि सीपीयू को जब ज़रूरत पड़े तो वो उसको दे सके कि भैया इसका क्या करना, आपको प्रोसेस करना। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर के पास एक कंपाउंडर बैठा हुआ रहता है, उस कंपाउंडर को पता होता है कि आगे किस पेशेंट को भेजना है, इसका क्या समस्या है, डॉक्टर को इससे कोई लेना देना नहीं रहता। डॉक्टर जैसे बोलता है नेक्स्ट, तो कंपाउंडर वहाँ पे बोलता है कि भैया तोहरा नंबर है तू जाओ।
समझ गए ना। तो वहाँ पे कंपाउंडर एक प्रकार से मुख्य मेमोरी का वहाँ पे काम कर रहा, जो कि डॉक्टर के सपोर्टिंग का रोल कर रहा। कुछ देर के लिए मानिए अगर वहाँ व्यक्ति नहीं बैठा रहेगा तो सब अपने मन से घुसने का कहेगा, पहले हम देखेबे तो पहले हम देखेबे, तो डॉक्टर फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, पता चला बुखार का दवा पेट दर्द का दवा बुखार वाले को दे दिया। तो इस वजह से वहाँ पे कंपाउंडर मेन बैठा रहता है ताकि वो चीज़ों को हैंडल कर सके। तो यहाँ पे मुख्य मेमोरी सीपीयू के लिए एक प्रकार के कंपाउंडर का ही कार्य करता है। करा इट प्रिवेंट द आफ्टर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फॉर द वर्क करेंटली बिगन वन डन। मतलब आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें हम पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। मोटा मोटी ये समझिए कि ये सीपीयू का मुख्य पार्ट होता है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस जो रिसीव करके या प्राप्त करके रखता है, ठीक है। और प्रोसेस करने के बाद मतलब जब तक वो चीज़ें प्रोसेस हो रहा है उसे सेव करके या संरक्षित करके रखता है। प्राथमिक मेमोरी में जो वर्तमान में किया जा रहा कार्य, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम पहले कहाँ आएगा, प्राथमिक मेमोरी में। उससे संबंधित जितने भी निर्देश होंगे या जो भी डेटा होंगे वो भी कहाँ चल रहा होगा, तो प्राथमिक मेमोरी में, ठीक है। हम एक चीज़ और आपको बता दें कि आगे के वीडियो में जब जो मेरा इसका पार्ट 3 वीडियो जाएगा उसमें हम बताएंगे कि रैम और सीपीयू के बीच में 2 मेमोरी और काम करता है, कैच और रजिस्टर, उसके बारे में समझाएंगे। तो ये जो छोटा मोटा अगर आज के वीडियो में आपका कन्फ्यूजन रह जाएगा तो वो आपका दूर हो जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा वेट कीजिएगा जब वो वीडियो आएगा, ठीक है। फिलहाल ये समझिए कि प्राथमिक मेमोरी में जो भी आप, जैसे आप गेम खेल रहे हैं या वर्ड चला रहे हैं, एक्सेल चला रहे हैं, गाना सुन रहे हैं या ब्राउजर चला रहे हैं, उसमें जितने भी आप निर्देश दे रहे हैं, समझिए, या कैलकुलेटर चला रहे हैं, तो वो सारे निर्देश या उसके डेटा जो उससे संबंधित जो इनपुट है उस सारे को संग्रहित करके कौन रखता है, तो मुख्य मेमोरी, ठीक है। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्राइमरी मेमोरी अर्थात यहाँ पे जो हम रैम की बात कर रहे हैं ज़्यादातर, तो उसमें क्या होती है, जो डेटा होती है अस्थायी भी हो सकती है और अस्थायी और अस्थायी भी हो सकती है, समझ गए ना। जैसे हम रैम की बात करें तो उसमें अस्थायी हो जाएगा, रोम की जब बात करें तो उसमें अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रैम के अंदर जो है काम खत्म अगर हो जाता है, काम 2 तरीके से आपका खत्म हो सकता है। या तो आप क्लोज कर दिए, उस प्रोग्राम को डायरेक्ट क्लोज कर दिए, या फिर कंप्यूटर को आप शट डाउन कर दिए। इस दोनों कंडीशंस में आपका जो है सो काम मतलब वो प्रोग्राम क्लोज होगा। जैसे ही प्रोग्राम क्लोज हुआ अर्थात जैसे ही प्रोग्राम मुख्य मेमोरी से बाहर हुआ तो उसमें जो संग्रहित डेटा होगा वह स्वतः डिलीट हो जाएगा, समझ गए। तो ये कि एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी का जो है वो काम होता है। तो प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होती है वो जैसे रैम के अंदर स्वतः डिलीट होगा, लेकिन रोम की जो अंदर की डेटा होगी वो आपका स्वतः जो है वो डिलीट नहीं होता। उसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें राइट का काम नहीं कर सकते। तो रैम जब हम आपको रोम पढ़ाएंगे तो हम आपको समझाएंगे, ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, कई बार बहुत सारे बुक में मुख्य मेमोरी को या प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्राइमरी मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। देखिए, टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी या टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी या टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी। देखिए, प्राथमिक मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं प्राथमिक मेमोरी के? एक होता है वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। यहाँ पर हम इसको क्लियर कर दिए क्योंकि मैं शुरू में भी बोला था कि स्टूडेंट का थोड़ा कन्फ्यूजन था कि हम वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल को टाइप्स में ही जोड़ देता था, लेकिन मेरे हिसाब से प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार के, एक होता है वोलाटाइल, एक होता है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल में आता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और नॉन वोलाटाइल में होता है रीड ओनली मेमोरी। अब वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होता है वो समझिए। एक होता है भुलक्कड़, एक होता है नॉन भुलक्कड़। भुलक्कड़ का मतलब क्या हो गया कि काम किए और भूल गए, अभी आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या काम किए। और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है भुलक्कड़ नहीं, वो जो काम किया उसको पूरा याद रहेगा। जैसे मान लिया आप किसी को रुपया दिए तो याद रहेगा कि उससे फलां से रुपया लेना है, देना भी है वो भी याद रहेगा। भले बहाना बना देगा, अच्छा हम बिसर गए अरे यादे नहीं रहे भाई कि कहियो बिसर गए रहे, ऐसा नहीं होता, याद रहता है, बहाना बना ले तो अलग बात है। तो इंसानी नेचर में हमारा दिमाग वोलाटाइल का भी काम करता है और नॉन वोलाटाइल। जैसे एग्जाम में जाते हैं तो कई बार क्वेश्चन याद ही नहीं आता है कि मर्द ये क्या इसका आंसर होगा, तो वहाँ पर आपका दिमाग वोलाटाइल का काम कर गया, समझ गए। नॉन वोलाटाइल क्या होगा, एग्जाम में के दौरान आपको कोई चीट मिल गया, आप लिख दिए तो आपको याद हो जाएगा भाई रे चीट मिल गया तो हम तुरंत ही लिख दिला रही है, समझ गए। तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब हो गया चीज़ों को याद रखना, डैट मीन्स वोलाटाइल, चीज़ों को भूल जाना काम के बाद, डैट मीन्स नॉन वोलाटाइल। आज हम चर्चा करेंगे रैम के बारे में और आगे के पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे रोम के बारे में। तो चलिए समझते हैं रैम मेमोरी क्या होता है, ठीक है। चलिए,
तो रैम जो है, रैम को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी रैंडम का मतलब क्या होता है, देखिए हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि मेमोरी को 3 तरीके से एक्सेस किया जाता है, रैंडमली, सीक्वेंसली और डायरेक्टली। तब ये रैंडमली क्या होता है उसको थोड़ा समझते हैं कि रैम को रैंडमली क्यों बोला जाता है। देखिए रैम जो है वो बहुत सारे ब्लॉक से मिलके बना होता है। रैम के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सारे ब्लॉक्स में होता है, बहुत सारे सेल कह सकते हैं। अब ये सेल जो होगा दैट मीन्स कॉम्बिनेशंस ऑफ रो एंड कॉलम। समझ गए, सेल मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक लाइन ऊपर हॉरिजॉन्टली खींचिए, एक लाइन वर्टिकली खींचिए, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो आपस में एक दूसरे को काटेगा वही क्या कहलाएगा, वहाँ जो एक बॉक्स बनेगा वही एक सेल कहलाएगा। तो जो रैम के अंदर डेटा होता है वो सेल्स के अंदर होता है, जो सेल अलग अलग लोकेशन का हो सकता है। डैट मीन्स रैम के अंदर जो डेटा है वो अलग अलग सेल में अलग अलग लोकेशन पे स्टोर रहता है। अब सीपीयू को जिस लोकेशन से डेटा लेना होगा, चाहे जहाँ भी हो, वो रिक्वेस्ट करेगा और रैम उसको उठा के वहाँ से सीपीयू तक पहुँचा देगा ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। तो यहाँ जो हम एक अलग अलग लोकेशन से एक्सेस कर रहे हैं उसी को बोलते हैं रैंडमली। कभी एक लोकेशन, जैसे मान ली लोकेशन 1 से लेकर 10 तक है, कोई डाटा 1 पे है, किसी का उसका पार्ट 5 पे है, उसी का कोई पार्ट 3 पे है, उसी का कोई पार्ट 10 पे है, तो हमको जरूरत पड़ता है 1 पे गए, 1 से फिर 3 पे गए, 3 से फिर 10 पे गए, 10 पे फिर वापस 2 पे आए, तो हम रैंडमली कहीं से कहीं जा रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं रैंडम एक्सेस। का मतलब एक्सेस करना मेमोरी, तो मेमोरी ये है, समझ गए ना। तो डैट मीन्स कि इसीलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ये मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी इसको कई बार मतलब मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ में। डेटा और इंस्ट्रक्शंस को जो काम चल रहा है, जो चीज़ें प्रोग्राम चल रहा है, उसे रैम के अंदर ही स्टोर करके रखा जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हो, जैसे हम कंप्यूटर स्टार्ट किए, ठीक है, कंप्यूटर के पावर बटन को दबाते ही लिखाता है स्टार्टिंग विंडोज। आप जानते हैं वो स्टार्टिंग विंडोज एक्चुअली में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से हमारे प्राइमरी अर्थात रैम मेमोरी में आ रहा होता है। तो वहाँ पे कुछ देर वेटिंग का भी होता है, कुछ लोडिंग का भी प्रोसेस होता है। ये चीज़ हम आपको बायोस में क्लियर बताएंगे कि एक्चुअली में ये प्रोसेस कैसे डन किया जाता है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं उससे पहले रैम में आना होता है। जब तक वो रैम में नहीं आएगा वो प्रोग्राम चलेगा है नहीं। जैसे अगर हमें ट्रेन पकड़नी हो तो हमें उस प्लेटफॉर्म तक, मतलब उस जंक्शन पे जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तभी हम ट्रेन पकड़ सकते, अन्यथा हम ट्रेन नहीं पकड़ सकते। अब ज़बरदस्ती कहीं भैकम करके चढ़ उतर जाते वो अलग बात है, लेकिन बेसिक सी फंडा है कि जब तक हम उस लोकेशन तक नहीं पहुँचेंगे, हमें उस लोकेशन तक जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम उस ट्रेन का सफ़र कर ही नहीं सकते, ट्रेन पे चढ़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे एक प्रकार का ये प्लेटफॉर्म है, एक प्रकार का जंक्शन है रैम। जब तक उसमें प्रोग्राम नहीं जाएगा सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा ही नहीं। वैसे जैसे डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है तो पेशेंट को उस डॉक्टर के पास जाना होता है, तो वहाँ पर एक कंपाउंडर बैठा होता है जो डॉक्टर तक पहुँचाने की प्रक्रिया को संपन्न करता है। समझ गए ना। तो सेम उसी प्रकार से रैम डेटा को लेगा और सीपीयू उसी को प्रोसेस करेगा जो रैम में मौजूद हो। क्यों, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम आपको शुरू में बताए थे कि सीपीयू जो है वो डायरेक्ट एक्सेस करता है रैम को। ठीक है, और ये रैम जो है ये सीपीयू का पार्ट होता है, ये हम आपको पहले भी बताए थे। और इसे डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। इसे वोलाटाइल इसलिए कहते हैं रैम को क्योंकि इसमें मौजूद डेटा कंप्यूटर के बंद होने के बाद या प्रोग्राम के क्लोज होने के बाद वो जो है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। यही चीज़ हम आपको हिंदी में भी बताने का प्रयास किए। अगर हो सके आपको नोट्स का जरूरत हो तो आप इसका अपना क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, कि कह रहा है कि वही जो मुख्य मेमोरी है और ये सीपीयू का द्वारा वर्तमान में किए जा कार्य और डेटा को निर्देश स्टोर करके रखता है। जो चीज़ अभी आपको बताएं यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि रैम सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है, ये इसका मुख्य भाग होता है, ये सपोर्टिंग के रूप में काम करता है। इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए, अच्छा रहेगा नोट्स वगैरह के लिए। नेक्स्ट में समझते हैं कि एडवांटेज ऑफ रैम। रैम के कुछ एडवांटेज है, कुछ खासियत है, उसको देख लीजिए क्या सब इसका खासियत है। तो देखिए ये एक सीपीयू का भाग होता है, इसके बिना कंप्यूटर अपना काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कंप्यूटर का रैम निकाल लीजिएगा ना तो कंप्यूटर का चलेगा ही नहीं। यहाँ तक कि अगर कंप्यूटर में रैम आपका किसी कारण उसमें डस्ट चले गया तो चलेगा, तो ग्राफिक्स से ना आएगा। ग्राफिक्स लाने का भी काम रैम का ही होता है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होती है, इसमें उपलब्ध डेटा रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। आपको पता है रैंडमली मतलब जहां मन वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग लोकेशन से। अस्थाई मगर तेज होती है। अस्थाई का मतलब ये हो गया कि इसमें जो डेटा है वो परमानेंट स्टोर नहीं हो सकता। इसे हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, शायद मेंशन नहीं होगा। इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। रीड राइट का मतलब इस मेमोरी को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी। अब रीड राइट क्या होता है समझिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए
मान लीजिए कि आप मेमोरी में कोई भी प्रोग्राम को डाल रहे हैं, डेट मीन्स कोई भी प्रोग्राम को आप ओपन किए, तो ओपन करना मतलब वो रीड करना है, समझ गए। अब उसमें हम कुछ लिख रहे हैं, अब जैसे हम वर्ड में कोई एप्लीकेशन बनाए, उस एप्लीकेशन को ओपन किए तो ओपन होगा तो रैम में आएगा, तो हो गया रीड करना। उसमें अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हो गया राइट करना, या हम किसी भी प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका राइट करना, समझ गए। तो रीड का मतलब यहाँ पे हो गया रैम, जैसे हम नोटपैड में जैसे आप कोई प्रोग्राम खोले और सीधा लिखना चालू किया, अभी तक सेव नहीं किए, तो कहाँ लिखते हैं, रैम में तो लिख रहे होते हैं, तो हो गया राइट करना। और दोबारा जब उसको सिर्फ पढ़ने के लिए ओपन करते हैं तो रीड करना, जैसे गेम का ओपन करना वो रीड हो गया, इंस्ट्रक्शन उसके अंदर देना तो